सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। ये आपका सीटेट का पेपर है बाबू। सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर जो दिसंबर में हुआ था, उन पेपर पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। ये सीटेट कुछ उस समय पैटर्न क्या बदल दिया गया था। इनको क्या किया था, 31 से उठा प्रश्न कर दिया था। पहले हर पेपर में 90 से उठाया था, इसको थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो हम क्या करते, प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सभी भाई बंधु जितने हैं, आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने। यदि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं, आपका कोई भी भाई पढ़ाएगा तो आपके अच्छे के लिए ही पढ़ाएगा। आपकी नहीं उस पास रहे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो उनकी बातों को सुनेंगे, थोड़ा इनमें सीख मिलेगा भाई। किताब सबके पास है, बाकी हर चीज़ का सीखने का तरीका अलग अलग होते हैं। तो हम प्रश्न में जो इसमें बार बार यही कहा जाता है, जो उचित प्रश्न यानी विकल्प होंगे और जो उनके तत्व को कह रहा है, उनकी ही बेस पे हम क्या करेंगे, प्रश्नों का जवाब देंगे भाई। लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। अब कह रहा कौन सा सही नहीं है। यदि यही प्रश्न करता कौन सा सही है, सही चीज़ पे हमने ध्यान देता। अब जो सही चीज़ नहीं, उन पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न पे क्या कर रहा है, कह रहा इस प्रश्न का उत्तर, कह रहा सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, तो सभी खनिज क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं। थोड़ा इसका थोड़ा चटकार कम कर दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर का राशि, और इसमें से हमारे क्या एक निश्चित रासायनिक संगठन होता, भाई सही कर रहा है। यह विभिन्न प्रकार के भू वैज्ञानिक परिवेश में क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। क्योंकि भाई थोड़ा हम वीडियो लॉन्ग हो जाए, बाकी समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो यही प्रश्न हमें क्या करेगा, पेपर में सहायता करेगा। यहाँ पे बताया गया है, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है तथा यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। खनिज का निश्चित भौतिक तथा रासायनिक संगठन होता है। खनिज धात्विक, अधात्विक तथा ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। अतः सभी खनिज अधात्विक होते हैं। यह कथन सही है नहीं है, क्या होते हैं, यह कथन क्या है, सही नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कह रहा मिलान करने का बाबू। तो हम मिलान करेंगे, कौन सी नदी कैसी है, तो इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। थोड़ा नीचे कहाँ तक, ई तक दिया है, कितने तक, ई तक दिया है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हमें क्या करना है, सभी का मिलान करेंगे। ठीक, तो मिलान थोड़ा इनका हम क्या करेंगे, जूम थोड़ा कम कर लें। अब यहाँ पे प्रश्नों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे प्रश्न कर रहा है, नर्मदा है, आखेटक और संग्रहण का है भाई। नर्मदा हमारा नदी जो है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर। और हमारा बी है, क्या है, वजजी, ये आरंभिक गणतंत्र है भाई। उसके बाद सी हमारा क्या है, चौथा है, खारू पहाड़ियाँ कहाँ पे, आरंभिक कृषि है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, पचवा है भाई, क्या है, पचवा पे लगाएंगे। उसके बाद गंगा घाटी कहाँ पे है, सभी को पता होगा गंगा घाटी। तो गंगा घाटी हमारा कहाँ पे भाई, तो ये है लगभग 2500 वर्ष पूर्व शहर की तरफ, पूर्व की तरफ है। तो ये प्रश्न का उत्तर तीसरा हो गया। चौथा बचा भाई ई नंबर। ई का भी प्रश्न का जवाब कर रहा है, क्या सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। तो ई का भी क्या कर रहा है, ए में मैच कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो गया, बी नंबर हो गया। ठीक,
यहाँ पे देख लीजिए, जैसे नर्मदा घाटी है, इसका बताया गया है आखेटक और संग्रहण है। वज्जी है आरंभिक गणतंत्र है। दूसरा है गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि हैं। गंगा घाटी है, लगभग 2500 वर्ष पूरब के शहर की तरफ है। छठवा है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर है भाई। आगे प्रश्न पे आते हैं। इंग्लिश वर्जन भाइयों का और हिंदी का दोनों मैच है। इसमें देखिए कह रहा है भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों को संदर्भ में दिए गए। अब इनमें से ए कथन बी कथन है, इनमें कौन सही है या गलत या दोनों सही हैं, इन पे हमें क्या करना, ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काला अवधि युक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्व ऐतिहासिक परिवर्तन है। ये क्या है? गलत है भाई। दूसरा क्या है? लंबी समय अवधि में गठित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना सामंजस्यात्मक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी नंबर सही है। ये गलत है और बी क्या है? सही है। थोड़ा इन पे हम प्रश्नों पे ध्यान करके अपना क्या करेंगे, चर्चा करते रहिएगा आप लोग, ठीक। उसी तरह दूसरा भी कथन है, ए और बी में कौन सा सही होगा? कह रहा है नीचे दिए कथन 19वीं सदी में नए लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों को उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों के मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी। तो इस प्रश्न का पहला क्या हो गया भाई? पहला ये तो हमें लग रहा है थोड़ा। दूसरा का देखें, राष्ट्रवादी विचारकों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों को इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे प्रश्न एक नंबर क्या है? सही है। करा दोनों सही है, किंतु ए की व्याख्या बी नहीं कर रहा है। ए की व्याख्या क्या कर रहा है? बी नहीं कर रहा है। दोनों कथन सही, खाली व्याख्या उनकी क्या है? शुद्ध रूप से नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभिक मानव समझने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तब पहला प्रश्न है गिरनार का शैल अभिलेख। दूसरा है बादशाहनामा चित्रकला। तीसरा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। चौथा है कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या बन रहा है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था भाई? तो उस समय की बातें हैं। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर है। अगला प्रश्न है 18 से लेकर 1819वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों को उदय के संदर्भ में
तो इस प्रश्न का उत्तर ए कथन और बी में से क्या सही होगा? तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न का उत्तर सी है। ए गलत है किंतु बी क्या है, सही है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं का राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषाई समुदाय एक अलग राष्ट्र था। कैसा था? एक अलग राष्ट्र था। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है अगला प्रश्न बाबू, BCE का तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब क्या, बिफोर कॉमन एरा होता है। बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक। AC BC जो BC है, AD है, ये सन से लिया गया था। क्या है यहाँ पे, सन। इनको पढ़िएगा आराम से आपको थोड़ा। अगला प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुराप्रसार युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो हम कैसे जानेंगे? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर। महाराष्ट्र के पटने प्रायस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले थे। यानी वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे का क्या हुआ था, अवशेष मिले थे। इसी के कारण लोगों ने वहाँ से उनकी जांच पड़ताल या खोज किए हुए थे, ठीक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा है, जंगलों का विनाश हो गया। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। समोता नदियाँ सूख गई। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट है। यहाँ पे हमने क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चर्चा करेंगे इनकी थोड़ा कॉलम पे। यहाँ पे इस प्रश्न का 40 का उत्तर क्या होगा बाबू, ए नंबर। 40 का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब यहाँ थोड़ा डिटेल्स कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। लगभग 39 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। इसका मध्य देखिए, ये कह रहा है नदियाँ सूख गई हुई थी, जंगलों का विनाश हो गया। यहाँ से कॉलम ये हाइडिंग प्रश्न से हमें इतना चीज़ को सीख मिलेगा भाई। यहाँ सीख मिलने का मतलब क्या हुआ, हम पेपर में अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब सिंधु हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन उठेगा तो हमें यहाँ से कोई भी कॉलम पूछे तो हमें पढ़े रहे तो थोड़ा बताने और समझने में थोड़ा मदद मिलेगा। तीसरा है, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। चौथा है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। यही प्रश्न में मिला हुआ ऑप्शन है। पांचवा है, बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा क्योंकि सभी हड़प्पाकालीन नगर नदियों के किनारे बसे थे। छठवा है बाबू, शासकों का नियंत्रण का हो गया धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यानी बुद्ध की प्रतिमाएं क्या होने लगी, बनाई जाने लगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में कौन सा सही क्या है?
तो इस प्रश्न का वो प्रश्न देखिए बाबू, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र पहली बार पैटा गया, यानी पहली। दूसरा है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, यानी दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण बहुत क्या था, कठिन था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, बी नंबर होगा। ठीक, यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा चर्चा किया है। खिजली और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन समेकन के संदर्भ में निम्न कथन सही। गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले क्षेत्र थे जिनको पैठने या भेदने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। दूसरा है, दिल्ली से बंगाल से सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पे जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जो जमा लेते थे, पर वहाँ अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। इस प्रकार के यहाँ इनके तत्वों से क्या होता था, प्रशासन होता। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है बाबू, ये नंबर क्या है, गलत है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा था। क्या रखा था, लिखित दस्तावेज रखा था। लिखित रखे होंगे भाई, तो जो भी उनके कार्य मकसद हो। जनजातियों के लोगों के इतिहास निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे और न ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। अपनी विविध किस्मों की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे क्या करते थे, वो निर्भर रहते थे भाई। ये परंपराएं और रीति रिवाज हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिका परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो क्या कैसे किया, अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। दूसरा है, भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। तीसरा है, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। चौथा देख लिया जाए तो उस पर देखा जाए उचित कौन है भाई। देखिए, सबसे अंतिम ही प्रश्न छिपा हुआ उत्तर था। अब हम लोग यहाँ अंधी तीर लगाने की कोई जरूरी नहीं। प्रश्न में साफ साफ लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र की क्या विशेषता नहीं है,
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता होनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो सभी को लद्दाख को कहा जाता है। भारत के लद्दाख क्षेत्र जिसकी राजधानी लेह है को तिब्बत के सटे होने के कारण तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नेपाल है, नेपाल के से जो सटे हुए हैं भाई बंधु हैं वो भारत में थोड़ा वेशभूषा क्या करता है, मैच करेंगे भाई। इसी तरह मान लीजिए वहाँ के तिब्बत के लोग हैं। अब यहाँ पे जैसे भारत के यहाँ पे चाइना है, जो इनके पड़ोसी होंगे तो इनके थोड़ा रंग वेश क्या होंगे, मैच करेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान मान लीजिए, पाकिस्तान के किनारे जो भी पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, इनके वेशभूषा और चाल व्यवहार में थोड़ा क्या होगा, पर मिलावट रहेगा भाई। ठीक इसी तरह जब वहाँ के तिब्बत के पास में है तो उनकी क्या होगा, रंग रूप अपना क्या करें, मैच करे भाई। तो इसीलिए का एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अपील प्रणाली या पनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन लिखा, न्याय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान है। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील पदाधिकारी के रूप में कार्यरत होने के प्रावधान है भाई। और ऑप्शन देख लिया जाए तो उसके बाद प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा ही। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है? सी नंबर। क्या होगा? निचले न्यायालयों के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। ठीक, अपील शब्द का अर्थ है किसी मामले को किसी निचली अदालत के ऊपर की किसी अदालत में इस नज़रिए के साथ ले जाना कि सुनाया गया फैसला माने जाने योग्य है या नहीं। अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसी निचले न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच किए जाने का आवेदन होता है भाई। यदि किसी आपके साथ गलत न्याय हुआ है, अब याचिका बड़े उच्च कोर्ट तक पहुंचाने तक आपका कर्तव्य है भाई अपनी न्याय लेने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सी है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदियाँ और कृष्ण नदियाँ मौजूद हैं भाई। यहाँ पे इनके थोड़ा चर्चा किया जाए। प्रायद्वीपीय पठार के लक्षण निम्नलिखित हैं। यह गंगा तथा यमुना के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तीसरा है बाबू, पश्चिमी घाट इसकी पश्चिमी सीमा तथा पूर्वी घाट पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। चौथा, इस पठार की अधिकांश नदियाँ जैसे कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी आदि का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। यह भी प्रश्न मिलता है, कौन सी नदी पूरब की तरफ बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, कौन सी नदी पर बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में आके गिरती है। तो इस प्रकार के भी नदियों से प्रश्न मिलेंगे भाई पेपर में। आप यहाँ पे भूगोल के सहारा से नदियों के भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूँ बाबू।
निम्नलिखित में कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो कौन सा कथन हमारा अफ्रीका के बारे में सही है? यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर। यानी यहीं से इस महाद्वीप से क्या होते हैं? होकर कर्क और विषुवत और मकर रेखाएं क्या करती हैं? गुजरती हैं भाई। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर सही है। यदि आपको थोड़ा इसको डिटेल्स में करना है तो कर दे रहा हूँ। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा है। यदि कहेगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से तीनों से होकर गुजरती है, तो हमारे एकमात्र अफ्रीका है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है, जो विश्व को विशालतम गर्म मरुस्थल है। यानी ये सबसे गर्म मरुस्थल भी है। जबकि गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप के अलग करती है। जो यूराल पर्वत है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को क्या कर देती है? अलग कर देती है भाई। अब यहाँ थोड़ा डिटेल्स में करने मतलब वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। लॉन्ग से घबराने का मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए कोई चीज़ें, बस कहने का मतलब ये है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ होता है, पवन स्थल मार्गों से लौटकर और बंगाल की खाड़ी की ओर क्या होती बहती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है? डी नंबर। यदि इनका डिटेल्स है तो हम चर्चा करके ही आपको समझाएंगे भाई। यानी भारत के दक्षिणी भाग जो है विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। जैसे हमने मैप तैयार कर रहा है, नीचे मान लीजिए, सॉरी, जैसे हमने नीचे का थोड़ा ऐसे, अब बनाने का इस पर आदत नहीं है तो थोड़ा मिस्टेक होगा बाबू। जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा पेंसिल लेने में ही अब आगे जैसे यहाँ पे हमने मान के ऐसे उठा लिया, ठीक, ये हमारा बन गया। तो ये हमारा जैसे ये वाला हमारा ऊपर की उत्तर तरफ, नीचे की क्या होगी? दक्षिण की तरफ। ये हमारे पूरब की तरफ होगा, ये पश्चिम के दिशा में होगा। तो यहाँ पे कह रहा है, तो भारत में कह रहा पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी, हमारा बंगाल की खाड़ी इसी के किनारे पड़ेगा भाई, यहाँ से पड़ेगा, ठीक, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तकरा भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु, हमारा यहीं पे तमिलनाडु है, क्या बाबू? यहीं हमारा क्या है? तमिलनाडु है। और आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश लगभग यहाँ पे है। ये शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये क्या होती है? पवन ऋतु के कारण ये बंगाल की खाड़ी की तरह क्या करती हैं? बहती हैं। और मानसून के लौटने का समय होता है, ये मानसून को क्या करता है? लौटने का समय होता है। और दूसरी ओर दक्षिण और पश्चिम मानसून न वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब यहाँ से हो जाती है तो अरब सागर के क्या करती है? स्थल की ओर क्या करती है? प्रवाहित करने लगती है, ठीक। यहाँ पे इतना है, आप समझने का कोशिश करें। फिर वहाँ पे जब हम सिलेबस के कवर करेंगे, इस बार तो हमने यही कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोग सहयोग करेंगे वैसे इसी तरह आपके अन्य भाइयों बंधुओं को या आप ही के परिवार से कोई सदस्य रहेगा इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको उनके फायदे होंगे, ठीक। अगला प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पतिगत पर्वत है?
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? वासजेस पर्वत है। क्या है? थोड़ा यहाँ पे चर्चा करें भाई। देखा बृहस्पतित्व पर्वत या ब्लॉक पर्वत, इसी को हमने याद रखें। ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतह में घर्षण के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने अथवा बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर के रूप से विस्थापित होने से होता है। ऊपर उठे हुए खंड का उत्खंड हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंड को क्या कहते हैं? द्रोणिकाभ्रंश या ग्रोवेन कहा जाता है। जैसे यूरोप की राइन घाटी तथा वासजे पर्वत इसके उदाहरण हैं। यानी इनके क्या हैं? उदाहरण है। जो धंसे हुए खंडों का क्या है? जो ऊपर हैं, जो ऊपर की तरफ उठे हैं उसे हास्ट कहा जाता है या उत्खंड कहा जाता है। जो नीचे की तरह हैं, जो हैं, उनको हमने कहा खंडों का द्रोणिकाभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्रोणिकाभ्रंश। इसी का ग्राबेन कहा जाता है। ये कहाँ पर है? यूरोप की राइन घाटी या वासेज पर्वत के इनके क्या हैं? दोनों उदाहरण है भाई। चलिए अब वीडियो पर ज़्यादा बनाएं, लॉन्ग करेंगे, केवल प्रश्न में अब चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अब इनमें से कौन सा हमारे सबसे अच्छे जवाब देंगे, उनको हम क्या उत्तर में अपना चूज करेंगे भाई। करा ए और बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों सही हैं और बी यानी व्याख्या ए करा बी सही है, व्याख्या ए की यानी बी सही है, ए की व्याख्या भी सही है। तो दोनों कथन क्या है? सही है भाई। अगला प्रश्न है, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का क्या करना है? चयन कीजिए भाई। तो यहाँ पे हमने आते हैं कौन सी कथन हमारा क्या है? सही होंगे। तकरा पहला है, आगेन और शादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या करूँगा? ए और बी कथन पे हमने क्या करेंगे? ये पहला ए कथन था बाबू। दूसरा कथन पे देखता हूँ, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल का द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तीसरा है, संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो इस प्रश्न में तीनों के क्या हमें जवाब कैसा है? तो इस प्रश्न का उत्तर ए बी सी तीनों सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं भाई। तीनों हमारे ऑप्शन में क्या हैं? सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, थोड़ा इनके हम चर्चा करेंगे भाई। जो कायांतरित शैल के बारे में दिए गए हैं सभी कथन सही हैं, क्योंकि आगेन और अवसादी शैल ही उच्च ताप और दाब के प्रभाव के कारण अपरदित होकर कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं भाई। यह शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर यानी जैसे पिघल का द्रवित मैग्मा बन जाते, जब पिघल कर क्या होते हैं? द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। और रूपांतरित चट्टान पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है तथा बनावट रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनकी वर्गीकृत किया जा सकता है। कायांतरित शैल एक अच्छा उदाहरण है संगमरमर है, जो चूना पत्थर के रिक्रिस्टलेशन के बाद उत्पन्न होती है। इस प्रकार के उनके निर्माण किया गया
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पे जल जाते हैं? यानी किस परत में आने पे क्या होते हैं? जल जाते हैं। जैसे पहले नीचे लिखा होगा, मध्य बंद कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न का मध्य ही मंडल दिया, क्या है? मध्य मंडल से। कारण मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत होती है। इसी को हम कभी कभी आयन मंडल का भी बोध किया जाता है। परत होता है जो समताप मंडल सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग क्या होती है यहाँ से बाबू? इसकी यहाँ तक ऊंचाई मान लो 80 होती है। कितना होती है? 80 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पे क्या होते हैं? जल जाते हैं। इसीलिए कभी भी हवाई जहाज जो उड़ाते हैं तो इसी के मध्यमंडल से थोड़ा नीचे वगैरह चलाएंगे। यदि इसके ऊपर जाते तो क्या होती? फॉल्टिंग उनकी ज़्यादा होने की है। ठीक, अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवाह से जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ? लोगों और आवागमन से। क्या होता है? लोगों के आवागमन से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी पौधों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। सही विकल्प को क्या करना है? चूज करना है। वर्षा, ये पौधे वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरा, पश्चिम या पूर्वी पौधे इनके उदाहरण है। तो क्या ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। ए और बी क्या हैं? दोनों सही हैं भाई। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण कैसा है? तो ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ये क्या है? ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ये कैसा? उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक जगह है। तो कह रहा है यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और मरुस्थलीय बायोम्स के बीच पाया जाता है। इस प्रकार के घास के मैदानों में घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियाँ और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। उदाहरण, ब्राज़ील को कंपोस, वेनेजुएला के लानोस, पूर्वी अफ्रीका का सवाना भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प की क्या करना है? चयन करें भाई। तो इसमें क्या पहला है? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। पहला तो हमें लग रहा है सही। दूसरा है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च आवाज पर निर्भर करती है। तो ये क्या है? बी नंबर हमारा क्या है? गलत है। इसलिए प्रश्न का उत्तर सी नंबर है। अगला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या है? ए नंबर। ये प्राकृतिक गैस है। क्या ऐसा है? यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल का धरातल पर लाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक गैस है। अगला प्रश्न, भारत का शोध संस्थान मैत्री
कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है? इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है? ए नंबर है, अंटार्कटिका पर। कहाँ पे बाबू? अंटार्कटिका पे। पूछेगा मैत्री संस्थान कहाँ पे स्थित हो? तो अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि कोई सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है, उनके किस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए? तो क्या है? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। क्या हो? प्रयास करने योग्य हों। देखिए इनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। दूसरा है बाबू, शिक्षण के जो उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई इसका पता लगाना चाहिए। तीसरा है आकलन द्वारा अध्यापक की योग्यता की जांच करना चाहिए, यानी आकलन के द्वारा क्या करना है? अध्यापक की योग्यता की जांच करना है। चौथा है विशिष्ट बालकों की पहचान करना जिससे उनकी क्षमता का विकास किया जा सके। छठवां है शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षा विविध उपयुक्त है या नहीं इसका पता लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों का एक प्रभावी शैक्षिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होता, थोड़ा फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, बाहरी दुनिया से क्या करती है? जोड़ सकती है। दूसरा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित करते हैं भाई। अगला फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियाँ को सामने लाते जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। अगला प्रश्न है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने प्रोत्साहित करती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सभी देखने में अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम क्या हैं, ऑप्शन तो देख ही लिया हूँ, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर, ए बी सी और डी क्या है? ऑप्शन हमारा गलत है। ए बी सी सही है और डी हमारा क्या है? गलत है भाई। अब इनके प्रभावित तरीके देख लीजिए। फिल्में कक्षा के भीतरी बाहरी दुनिया को ला सकती है। दूसरा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भ को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। अगला है फिल्में ऐसी कहानी, संवादों और छवियों के सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। फिल्में से कार्यकरण विश्लेषण भली प्रकार से हो सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की कल्पना, निरीक्षण, तर्क, स्मृति आदि में विश्वास के दृष्टि से ही बहुत उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक तीनों प्रकार के पाठों के शिक्षण में फिल्मों का उपयोग लाभदायक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ये तो गलत लग रहा भाई। दूसरा है चिरकाल से उत्तर का सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र
में ऊपर दर्शाया गया है। अगला है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। फिर का अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा विकसित करने के लिए मानचित्र की सामग्री का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा बाबू, इसमें क्या है, प्रश्न का उत्तर केवल ये सही है। क्या है, प्रश्न का उत्तर केवल ये ही सही है। क्या है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीति क्या करती है, निर्मित करती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये नंबर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने का प्रयास में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को चाहिए, कैसा चाहिए भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर बाबू क्या होगा, पहला देखिए, दूसरा भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए और सी है। क्या है, ए और सी है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। कह रहा है विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। सी नंबर, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए क्या किया जाए, मौका दिया जाए भाई। इसलिए प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या था, ए नंबर। आप वीडियो रोक कर यहाँ थोड़ा डिटेल्स करिए भाई। अब इस तरह हमने करूँगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने की देख रहा हूँ। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, पहला है किसी साम्राज्य या वंश का वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए होना चाहिए। दूसरा है अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तीसरा एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर। ए बी सी तीनों सही भाई। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए। तो कैसा करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू। तो इस प्रश्न का उत्तर ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी। तो बी क्या है, गलत है। बी क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ए बी सी डी होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से वीडियो रोक कर यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा भाई। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पे विचार कीजिए। इनके प्रोजेक्ट विधि पे क्या करना है, ध्यान करना है। पहले क्या है, यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है। यह पूर्ण रूप से एक शिक्षा केंद्रीय विधि है। यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलाप पे अधिगम को मानती है। तो इस प्रश्न का यहाँ तक 2 मिल रहा है, और इसमें देख लीजिए कौन है, प्रोजेक्ट विधि का है थोड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर ए बी सही है। क्या है, ए और बी सही है, ए और बी। यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट कार्य दिया है बाबू, वीडियो रोक कर यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अन्वेषक को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को किस रूप में देखेंगे। तो किस रूप में देखेंगे बाबू। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा, बी और सी होंगे। सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने को उत्सुक होंगे, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील करेंगे, समस्याओं के समाधान सुझाव की कोशिश करने लगेंगे। यहाँ पे क्या है, इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर गलत है भाई। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या की को अधिक समावेशी बनाने में निम्न से कौन सा सहायक हो सकता है। तो इनमें कौन कौन से सहायक हो सकते हैं बाबू।
तो इस प्रश्न का उत्तर ए और सी है। क्या है? ए और सी है। पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना चाहिए। तीसरा है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक या निम्न वर्गीय प्रसंगों के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से विविधताओं को दर्शाने वाले उदाहरणों का क्या करना है? चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। इस प्रकार का प्रश्न होगा। अभी ये 2 घंटा का जाएगा बाबू, इसलिए हम 2 घंटा इसको पूरा नहीं करूँगा। कम समय में एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला नाम नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा दिलसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को अंकित करने को कहेंगे? तो क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एक मानचित्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ये नंबर। क्या होगा? ये नंबर इस प्रश्न का उत्तर सही है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। सभी छात्रगण जितने हो क्या हो बेहतर बन जाए भाई। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। कौन सा इसमें रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या जवाब होगा बाबू? यहाँ देख लिया जाए थोड़ा। बी नंबर। क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर है। यहाँ पे बी नंबर लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा क्या? तो इसमें क्या आवश्यक होंगे? यही तो यहाँ पेपर फंसने का तरीका ये भी जो दे रहा है यही पेपर फंसता है सभी भाई बंधुओं का। एक कथन बी कथन पे एक मिस्टेक हुआ तो दूसरा, तो यहीं पे फंसना है। यही सीबीएसई बोर्ड का यही चाल है भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर बी और डी है। ठीक है, यहाँ पे इनको जरूर पढ़िएगा, जितना ये दिए हैं निर्देश इनको जरूर आप लोग पढ़िएगा। कक्षा में सामाजिक न्याय की प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन को कहानियों के अंशों को शामिल कर। सही बात है भाई। और थोड़ा देख लिया जाए। दूसरा है भारतीय सामाजिक परिवेश ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखा कर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए बी सी तीनों बन रहा है बाबू। ए बी और सी तीनों बन रहा है। आप वीडियो को रोक कर जरूर इसको पढ़ने का कोशिश करिए। बार बार आपसे यही कह रहा हूँ भाई। अभी एक नहीं समझा 2 बार कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। अगला है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि किस प्रकार को 7 बच्चों के साथ प्रयास करेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर क्या जवाब होंगे बाबू? अभी यहाँ पे हम करेंगे तो लॉन्ग होने के नाते हम थोड़ा तेजी कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? वो 1 नंबर होगा। क्या होगा?
ए नंबर होगा। ठीक, इस ऑप्शन का ए बी डी होगा। ए बी डी ऑप्शन क्या है सही इनके। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? तो किस प्रकार के जीवन क्या है लाइफ। अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुने गए? तो आप सभी को पता है भाई, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, 2006 में नेपाल में सरकार का राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया अलग। क्या हो गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भी लोकतंत्र वहाँ भी हो गया। पहले राजतंत्र होता था राजाओं का, तो जैसे जैसे दूसरे देश का नकल करके सभी लोग क्या करते हैं, आपस में थोड़ा बदलाव करते हैं। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या की थी? तो कार्यस्थलों पर क्या की थी? कार्यस्थलों पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं? तो कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं, केंद्र सरकार करते हैं, अटॉर्नी जनरल करते हैं, विधानसभा करते हैं। भारत में एक राज्य के राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य तो करेंगे नहीं, संसद के सदस्य नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे केंद्र सरकार करेगा। क्या करेगा भाई? केंद्र सरकार के निगरानी में ही किया जाएगा कोई कार्य। यहाँ पे केंद्र ही सरकार दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसलिंग नहीं होता है यहाँ पे, ये नगर के लिए होते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या थे? तो डी के द्वारा दिया गया निर्देश कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? सी। गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से जुड़े निर्देश होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी का अधिकार को स्वीकारता है? तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? डी, अनुसूचित जनजातियों को भाई। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण क्या है? तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या है? सी नंबर, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास पाठ्य पुस्तक में दिया गया है इसके बारे में। अगला प्रश्न है बाबू, नीचे दिए गए कथन पे विचार करना है। ए कथन बी पर, ठीक। तो ए और बी में से कौन सा हमारे दोनों में से एक सही होंगे? तो इस कथन का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर क्या है सही? ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। अगला है आपका अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए बाबू? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर क्या होगा?
सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करना चाहिए। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद, जय भारत।